आओ बच्चे, पिछले क्लास में हम लोग बाइनोमियल थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी पर प्रॉब्लम तुमको हम दिए थे। आज उसी प्रॉब्लम का हम लोग डिस्कशन करेंगे। बाइनोमियल थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, बस उसमें एक ही फॉर्मूला है जो दिए भी थे, एक बार फिर से लिख देता हूं, यही NCR P के पावर R और Q के पावर N माइनस R। इसी फार्मूला पर सारा हिसाब तुमको दिए हुए बनाने के लिए बाइनोमियल थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। तुमको प्रॉब्लम दिए हुए थे, आज उसी प्रॉब्लम से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लोग बनाया भी होगा और इसे देखो, आज हम डिस्कस करेंगे तो और तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? तो आइए सबसे पहले हम लोग दूसरा प्रॉब्लम देखें। दूसरा हिसाब, पहला चूंकि बहुत इजी है, तुम लोग बना लिया होगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा भी आसान है, उसमें कुछ समझने वाली बात है, इसलिए मैं दूसरा की चर्चा कर रहा हूं। दूसरा कह रहा है ए कॉइन टॉस्ड थ्राइस, एक सिक्का को 3 बार उछाला जाता है। ठीक है, जब ये 3 उछल जाएगा तो यहाँ n हमारा हो गया, टोटल ट्रायल हमारा 3 हो गया। n इज इक्वल टू क्या हो गया? 3। टोटल ट्रायल को ही हम n लिखते हैं, तो लोग समझ रहे हो सब बात। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स एंड 1 टेल? तो कह रहा है कि 2 हेड और 1 टेल लाने का प्रोबेबिलिटी निकालिए। क्लियर है? तो n इज इक्वल टू 3। देखो इसमें हेड टेल दोनों चीज बोल दिया। जब ये 2 हेड आएगा, 3 बार सिक्का उछालेंगे तो 2 बार हेड आएगा तो 1 बार टेल तो होगा करेगा, इसलिए वो टेल नहीं भी लिखता तो ये वही हिसाब होता है, इसलिए ये हिसाब हम बोले हैं। सिर्फ कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स, 2 हेड का प्रोबेबिलिटी ज्ञात करे, तो अभी वही हिसाब होता है। वो जान से डाटा बढ़ा दिया है कि 2 हेड 1 टेल। अरे भाई, जब 2 हेड आएगा तो 1 टेल तो आएगा ही। क्लियर है? इसीलिए वो एक्स्ट्रा मतलब एक्सेस डाटा कर दिया हुआ है। ओके, जब ये 2 हेड मिलेगा तो ये वो क्या मिलेगा? टेल ही ना मिलेगा। तो दोनों चीज लिख दिए, इसलिए हेड पर हिसाब हम लोग बनाएंगे या टेल पर ही बना सकते थे। तो आइए, तो हम लोग का सक्सेस का तो 2 हेड चाहिए, तो R बराबर हमारा यहाँ 2 हो गया। और P तो जानते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन फर्स्ट ट्रायल, पहला प्रयास में सफलता का प्रोबेबिलिटी। तो हेड लाने का प्रोबेबिलिटी कितना होता है? 1/2, तो 1/2 हो गया। और Q तो जानते ही हो फेल्योर का, तो 1 में से 1/2 जाएगा तो ये भी 1/2 हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 3C2 इंटू P के पावर 3C2 P के पावर 2 इंटू Q के पावर 3 में से 2 गया 1। P और Q दिया, P और Q का मान दिया हुआ है, इसमें डाल देंगे और हम लोग अपना आंसर निकाल लेंगे। क्लियर है? समझ में आया? n इक्वल टू 3 था और r इक्वल टू 2 लिया, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि 3 बार भाजना है टोटल और 2 बार हमको हेड चाहिए। चूंकि 2 बार हेड चाहिए कह के बोल देता तो तुम हिसाब बना ले रहा था, लेकिन इसमें वो चीज जोड़ दिया था टेल की 2 बार हेड और 1 बार टेल। अरे भाई, 2 बार हेड आएगा तो 1 बार टेल तो आएगा, इसलिए नहीं भी बोलता तो भी यही हिसाब होता। तो कभी कभी दोनों बात बोल जाएगा तो घबराना नहीं, इसलिए इस हिसाब को हमने बनाया है। कोई क्वेश्चन कह रहा था कि कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स एंड 1 टेल? 2 हेड्स, बस समझो कि 2 हेड लाना है। क्लियर है? चलिए जरा उससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये हमारा दूसरा हिसाब था। उससे आगे तीसरा बहुत आसान है, जो तुम लोग बना लिया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो हम लोग चौथा हिसाब में आते हैं, फोर्थ में। फोर्थ है एन एक्सपेरिमेंट सक्सीड थ्राइस एज ऑफन एज इट फेल्स। कह रहा है कि एक एक्सपेरिमेंट में सक्सेस का प्रोबेबिलिटी जो है वो फेल के प्रोबेबिलिटी से 3 गुना ज्यादा है। क्लियर है? तो मान लेते हैं लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज इक्वल टू लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर मान पहले, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर इज इक्वल टू P मान लेते हैं। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3P अकॉर्डिंग एज क्वेश्चन। कह रहा है कि किसी एक्सपेरिमेंट में an experiment succeeds thrice as often as it fails, यानी फेल से 3 गुना ज्यादा प्रोबेबिलिटी सक्सेस का है। तो फेल के प्रोबेबिलिटी को हम P माने हैं, तो सक्सेस का प्रोबेबिलिटी 3 गुना तो 3P हो गया। और हम जानते हैं, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि सक्सेस प्लस फेल दोनों को जोड़ेंगे तो वह 1 के बराबर होगा, यानी P प्लस 3P इज इक्वल टू, वी नो दैट
p प्लस 3p इज इक्वल टू 1 और इस प्रकार से 4p इज इक्वल टू 1 और p इज इक्वल टू 1/4। क्लियर हो गया? क्योंकि सक्सेस और फेलियर दोनों के प्रोबेबिलिटी का योग जो होगा वो 1 ही के बराबर ना होगा। तो इस प्रकार से p का मान हम लोग का निकल गया 1/4। तो इस प्रकार से फेलियर हमारा क्या हो गया? फेलियर को हम p माने थे तो p हमारा निकला 1/4 और यही लिख दिया हूं तुमको समझाने के लिए। प्रोसेस में मैं यहां लिखते लेकिन यहां डायरेक्ट लिखा हूं। और फेलियर और सक्सेस क्या था मेरा 3p, तो p हमारा 1/4 मान डालेंगे तो यह जाएगा 3/4। तो हमारा फर्स्ट ट्रायल में फेलियर का प्रोबेबिलिटी हो गया 1/4 और सक्सेस का हो गया 3/4। ये वैल्यू इसमें हम डाल दिए हैं यहीं पर। तो कितना बार में कितना बार सक्सेस चाहिए वही पूछ रहा होगा क्वेश्चन पर। हो क्या है इस हिसाब में जो मेन था ये यही चीज था, इसलिए इसको हमने बनाया है। इसमें है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन द नेक्स्ट 5 ट्रायल्स देयर विल बी एट लीस्ट 3 सक्सेसेस। करा है 5 बार ट्रायल करे तो एटलीस्ट 3 बार सक्सेस आवे। एटलीस्ट तो एटलीस्ट का बता चुके हैं हिसाब, कम से कम 3, तो तीनों वाला लेंगे, चारों वाला लेंगे और 5 वाला लेंगे, तीनों के इसमें हिसाब जाएगा। यानी हमारा प्रोबेबिलिटी हो जाएगा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 5c3 इंटू p हम सक्सेस को बोलते हैं, सक्सेस हमारा 3/4 है तो 3/4 के पावर 3 इंटू q हमारा फेलियर होता है, हमारा 1/4 है तो 1/4 के पावर 5 - 3 तो 2 हो गया। समझ में आया? यहाँ हमारा सक्सेस है 3/4 और फेलियर है 1/4। सक्सेस है ना, पता यहाँ p जो सक्सेस को इंडिकेट करता है और q जो है सो फेलियर को इंडिकेट करता है। तो 5c3 कहता है 5 में से एटलीस्ट 3 बार, तो 3/4 के पावर 3 और 1/4 के पावर 5 में से 3 गया तो 2। एग्जैक्टली 3 कहा था तो यही एक केस होता, लेकिन एटलीस्ट करा है कम से कम 3, तो 3 वाला भी लेना होगा, 4 वाला भी और 5 वाला भी, जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अप्रोच क्लास में। फिर प्लस इसके आगे हो जाएगा 5c4 सक्सेस हमारा है 3/4 के पावर 4 इंटू 1/4 के पावर फेलियर, 1/4 के पावर 5 में से 4 गया तो 1। अब प्लस एक और 5c5 p के पावर 3/4 के पावर 5 और 1/4 के पावर 5 में से 5 जाएगा तो 0, तो किसी चीज के पावर 0 होता है 1/4 के पावर 0 हो जाएगा और पावर 0 होता है तो 1 हो जाता है, इसलिए इसको नहीं भी लिख सकते थे। अब इस सबका मान निकाल के जोड़ लेंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि एटलीस्ट 3 कह रहा था, इसलिए 3 वाला भी लिए हैं, 4 वाला भी लिए हैं और 5 वाला भी लिए हैं। क्या हमारी बात समझ में आ गई? यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब उससे आगे 5वां हिसाब बहुत, इसलिए इसको हम लोग मतलब 5वां हिसाब को बनाने की कोई जरूरत है, तुम लोग बना चुके हो, हम लोग अप्रोच क्लास में उसको देख चुके हैं 5वां हिसाब को। क्लियर है? तो 5वां से आगे हम लोग 6ठा को जरा देखते हैं, ध्यान से देखो। सिक्स नंबर प्रॉब्लम। 5वां का तो क्लियर हो गया। 5वां हिसाब इंग्लैंड और इंडिया बैच वाला था जो हम लोग अप्रोच क्लास में देख चुके थे, इसलिए उसको हम नहीं लिए। 6ठा है, छठा करा है 2 dice each with faces marked 1 2 3 4 5 6 are thrown simultaneously। 2 ठो छकरी को एक साथ भाजा जाता है, कह रहा है पासा को। तो जब ये भाजा जाएगा तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, NS इज इक्वल टू हो जाएगा 6 × 6 इज इक्वल टू 36 हो जाएगा। 2 पासे को हम लोग भाजेंगे जब एक साथ तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा 36। इफ द ऑपरेशन इज रिपीटेड 5 times, यह काम 5 बार रिपीट किया गया, 2 ठो पासा को 5 बार भाजा गया, यानी कहो ना यान बराबर हमारा क्या हो जाएगा 5 बार भाजा गया। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द सम विल बी 7 एग्जैक्टली 4 times। 5 बार भाजा जाएगा तो सम जो होगा सो एग्जैक्टली 4 बार आएगा, उसका प्रोबेबिलिटी निकालिए। सम 7 कह रहा है, यानी दोनों पासा का योग जो होगा वो 7 आएगा एग्जैक्टली 4 बार। तो आओ, तो सफलता क्या हो गया, योग 7 आना। सफलता हो गया योग क्या आना, 7 आना। तो आओ पहले घटना हमारा क्या हो जाएगा, घटना होगा देखो 7 कब कब आएगा, जब पहला पर 1 आवे, दूसरा पर 6 आवे, ऐसा हो सकता है। या पहला पर 2 आवे, दूसरा पर 5 आवे, 2 5 7 हो जाएगा।
या पहला पर 3 आवे दूसरा पासा पर 4 आवे 3 4 7 हो जाएगा, या पहला पर 4 आवे दूसरा पर 3 आवे तो 7 हो जाएगा, या पहला पर 5 आवे दूसरा पर 2 आवे तो 7 हो जाएगा, या पहला पर 6 आवे दूसरा पर 1 आवे तो 7 हो जाएगा। और कोई तरीका से आने का नहीं, तो यही से आने का तरीका हो गया। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी जिसको हम सक्सेस बोलते हैं, इसको हम पी से इंडिकेट कर रहे हैं, इसी घटना के प्रोबेबिलिटी को हम पी से इंडिकेट कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि पी जो होता है हमारा सक्सेस के प्रोबेबिलिटी को बोलते हैं और क्यू जो होता है फेल्यूर का। तो सक्सेस हमारा यहाँ क्या हो गया, 7 आना, योग 7 आना। तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, यानी 6/36 नंबर ऑफ घटना बटे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यानी 1/6 हो गया सफलता। सफलता यहाँ क्या है कि पासा का योग 7 आना, यही हो गया सफलता। तो फेल्योर क्या 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 आ जाएगा, Q इज इक्वल टू 1 - 1/6 तो हो जाएगा 5/6, क्योंकि P जब पता हो जाता है तो Q हम लोग खट से निकाल देते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़े हुए हैं, याद करो कि P प्लस Q इज इक्वल टू क्या होता है 1, ये भी पढ़े हुए हैं थ्योरी में, याद करना। तो P Q मालूम हो गया। अब यहाँ यन कितना दिया हुआ है, टोटल ट्रायल को हम यन बोलते हैं, कितना बार काम किया जा रहा है, 5 बार, यही ना हिसाब। एक बार और देखो, कह रहा है 5 टाइम्स एग्जैक्टली 4 टाइम्स। हाँ, तो यन कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, और कितना बार हमको सफलता चाहिए, 4 बार, एग्जैक्टली 4 बार। आर वही हमारा 4 दिया हुआ है। अब तो हिसाब समझ में आ गया, यन पता हो गया, आर पता हो गया, पी क्यू पता है, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू NCR P के पावर R और Q के पावर N-R। तुमको यन भी पता है 5, R 4, P 1/6, Q 5/6, PQ NR सब दिया हुआ है, इसमें डाल देंगे और हम लोग अपना आंसर निकाल लेंगे। तो यहां तक समझने में किसी को दिक्कत क्लियर है? चलो उससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब देखो 7th एक हिसाब फिर हम ले रहे हैं, सातवां हिसाब क्या कर रहा है, सातवां कर रहा है कि ए बैग कंटेन्स 5 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल्स। एक बैग में 5 रेड है और 2 ब्लैक बॉल है। एक बैग है, इसमें 5 रेड बॉल है और 2 ब्लैक बॉल। क्लियर है? इसके बाद कह रहा है ब्लैक बॉल्स, 1 बॉल इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड। उसमें से एक बॉल निकाला जाता है और उसको पुनः रिप्लेस कर दिया जाता है, पुनः स्थापित कर देते हैं। विदाउट रिप्लेस नहीं, विथ रिप्लेस है, यानी रिप्लेस कर देना, पुनः स्थापित कर देना। ठीक है ना? जहां से निकालते हैं वहां फिर डाल देना, स्वतंत्र घटना हो गया। 1 बॉल इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड इफ दिस ऑपरेशन इज रिपीटेड 5 टाइम्स। यह काम 5 बार हो रहा है। ठीक है, यानी यहाँ n बराबर 5 हो गया, टोटल ट्रायल्स हमारा 5 हो गया, 5। What is the probability of drawing 3 red and 2 black balls? तो कहता है कि प्रोबेबिलिटी निकालिए कि 3 ठो रेड और 2 ठो ब्लैक बॉल निकलेगा, यानी 3 ठो रेड बॉल निकालना। 5 बार काम हो रहा है और 3 ठो रेड बॉल निकालना चाहिए। ये ना कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि इफ द ऑपरेशन इज रिपीटेड 5 टाइम्स, यानी 5 बार ये ऑपरेशन हो रहा है। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द 5 टाइम्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 3 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल्स, यानी 3 ठो रेड निकालना है। क्लियर है? और 2 ठो ब्लैक, देखो दोनों दे दिया। जब 3 रेड और 2 ब्लैक मतलब हुआ कि 3 ठो रेड निकालना। 5 पर काम हो रहा है, यानी कहो ना यहाँ क्लियरली अगर बोले तो n बराबर यहाँ कितना हो गया, 5 हो गया, और r बराबर यहाँ क्या हो गया, 3 हो गया। 3 ठो रेड निकालना कह रहा है। ब्लैक भी दे दिया, जैसे हम दूसरा हिसाब पर चर्चा किए थे वही हिसाब यहाँ है। ब्लैक नहीं देता, सीधे कहता 3 रेड बॉल निकालना, तो अभी हम समझ आते 3 रेड, और 3 रेड 2 ब्लैक बोला तो अभी हम समझ कि 3 को रेड निकलेगा 2 को ब्लैक नहीं निकलेगा जी। क्लियर है? तो 3 रेड पर हम लोग को काम करना है। अब आओ, रेड निकालना हमारा सफलता हुआ, तो P जिसको सफलता को हम P से इंडिकेट करते हैं, तो रेड का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 5 रेड और 2 ब्लैक है, तो 5C1। अब बाई सैंपल स्पेस 7C1, यानी हो जाएगा 5/7 हमारा P हो गया। तो Q क्या हो जाएगा, Q होता है 1 - P, यानी हो जाएगा 1 - 5/7, तो हो जाएगा 2/7। वैसे भी 2C1 है बटे 5 का 7C1। रेड न निकालना को ही मैंने ब्लैक निकालना है ना, क्यों कहलाएगा, लेकिन वैसे क्यों करेंगे, P और प्लस Q इज इक्वल टू 1 होता है, हम लोग पढ़े हुए हैं। तो जब P मुझे पता हो गया तो Q खट से हम लोग 1 में से घटा देते हैं, और P पता है, Q पता है, N पता है, R पता है, तो प्रोबेबिलिटी अब नहीं निकल जाएगा। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगा हमारा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू NCR P के पावर R और Q के पावर N-R।
अब तुमको n है 5, r है 3, p है 5/7, q है 2/7, ये सब मान इसमें डालेंगे और इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तुम लोग को समझ में आ गया होगा, क्लियर है। जरा उससे थोड़ा और आगे बढ़ो। एक हम 8वां हिसाब भी देखना चाह रहे हैं। 8th हिसाब क्या है, देखो 8वां हिसाब है कि 5 शॉट्स आर फायर्ड एट ए टारगेट। 5 गो शॉट एक टारगेट पर फायर किया जाता है। एक टारगेट है, टारगेट पर 5 को शॉट चलाया जाता है, 5 बार उस पर शॉट मारा जाता है, ठीक है। 5 शॉट आर फायर्ड एट ए टारगेट इफ ईच शॉट हैज ए प्रोबेबिलिटी 0.6 ऑफ हिटिंग द टारगेट। देखो टारगेट को हिट कर देगा, उसका प्रोबेबिलिटी है 0.6, यानी सक्सेस, यानी हिट कर जाएगा टारगेट को, जिसको हम पी बोलते हैं। तो पी बराबर क्वेश्चन में ही दे दिया 0.6, तो क्यू क्या हो जाएगा, टारगेट को हिट नहीं करेगा, तो 1 माइनस 0.6 करेंगे तो हो जाएगा 0.4। क्लियर है। ये हो गया सफलता का प्रोबेबिलिटी, ये हो गया असफलता का। सफलता यहां हो गया टारगेट को हिट करना, असफलता हो गया टारगेट को हिट नहीं करना। अब आओ कितना बार टारगेट किया जा रहा है, 5 बार, तो यन भी क्लियर है, यहां पर हमारा 5 है, तो सब चीज क्लियर है। तो 5 में से कितना बार हिट करना है वो दिया हुआ क्वेश्चन में पहुंच कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट विल बी हिट एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार। एटलीस्ट वर्ड आ गया, एटलीस्ट मतलब एग्जैक्टली नहीं है कि एक ही केस में हिसाब बनेगा, एटलीस्ट 1 बार कह रहा है, यानी 1 वाला भी होगा, 2 वाला भी होगा, 3 वाला भी होगा और 4 वाला भी और 5 वाला भी, क्योंकि यहाँ n = 5 है। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमारा हो जाएगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू एटलीस्ट 1 का था 5c1 p के पावर 1 q के पावर 4 प्लस 5c2 p के पावर 2 इंटू q के पावर 3, 5 टू 3 प्लस 5c3 p के पावर 3 इंटू q के पावर 2 प्लस 5c4 p के पावर 4 इंटू q के पावर 1 अब प्लस 5c5 p के पावर 5 और q के पावर 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए हम वहां क्यों नहीं लिख रहे हैं। तो यही हमारा हिसाब 1 2 3 4 5 केस में जाएगा। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट 1 कह रहा था, कम से कम 1, इसलिए 1 वाला भी लिए, 2 वाला भी लिए, 3 वाला भी, 4 वाला भी और 5 वाला भी। 6 तो हो नहीं सकता क्योंकि 5 ही बार टारगेट कर रहे हैं। और P और Q का मान दिया हुआ, P है 0.6, Q है 0.4, सब में डालेंगे और कैलकुलेशन करेंगे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। इस हिसाब क्लियर है, हिसाब बन चुका। इस हिसाब को हम चाहते तो दूसरे ढंग से बना सकते थे, क्योंकि इसमें देखो इसमें सब के सही है, खाली वो केस छूट गया कौन सा, 5c0 वाला। तो 5c0 P के पावर 0 और Q के पावर 5, यही केस छूटा हुआ है। तो हम जानते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी कितना होता है 1, तो 1 में से खाली यह केस हटा देंगे तो यही नहीं इसके बराबर हो जाएगा। तो इस हिसाब को हम चाहते तो निगेटिव ढंग से भी बना सकते थे ऐसे करके, लेकिन जो जिस ढंग से बोला है वैसे हम बोल दिए हैं, थोड़ा लंबा मेथड हो गया। तो डायरेक्ट क्या, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी कितना होता है 1, तो 1 में से जब वही घटाएंगे तो यही चारों का वैल्यू निकलेगा, क्योंकि इसमें 5c0 जोड़ देंगे तो सबको जोड़ एक ही ना होगा जी। तो ऐसे भी चाहते तो हिसाब को हम लोग बना सकते थे, लेकिन चलो तुम ऐसे समझ रहे हो, इसलिए इसको ऐसे ही डायरेक्ट बोले हैं। समझ में आ गया। एटलीस्ट 1 कह रहा था, कम से कम 1, इसलिए 1 वाला भी, 2 वाला भी, 3 वाला भी, 4 वाला भी और 5 वाला भी लिया। P और Q का मान दिया हुआ है, इसमें डाल देंगे, हमारा हिसाब बन जाएगा, क्लियर आंसर निकल जाएगा। यहां तक समझने में कोई दिक्कत? चलो उससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब एक देखो 9वां हिसाब भी बहुत आसान है, दोनों हिसाब 9 का भी बहुत आसान है। 9वां कर रहा है सपोज A एंड B आर 2 इक्वली स्ट्रॉन्ग टेबल टेनिस प्लेयर। A और B जो है इक्वली स्ट्रॉन्ग टेबल टेनिस प्लेयर है, बराबर स्ट्रॉन्ग मतलब टेनिस प्लेयर, जितना प्रोबेबिलिटी उसका है उतना ही होता है। तो यहाँ P भी हमारा हो जाएगा 1/2, जीतने का प्रोबेबिलिटी भी 1/2 P का, A का, और हारने का प्रोबेबिलिटी भी हो जाएगा 1/2। यही इसका कहना था। क्वेश्चन कह रहा था कि A और B दोनों जो है सो बराबर ताकत का प्लेयर है, बराबर इक्वल स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, इसलिए A को जीतने का प्रोबेबिलिटी भी 1/2 और हारने का प्रोबेबिलिटी भी 1/2, यानी सक्सेस भी 1/2 और फेलियर भी 1/2। क्लियर है। और उससे आगे पढ़ो क्या कर रहा हूं। पहला हिसाब इसमें क्या कर रहा है, देखो कह रहा है
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टू इवेंट्स इज मोर प्रोबेबल, दो को दिया हुआ है इसका, तो उसमें इस दोनों में किसका प्रोबेबिलिटी ज्यादा है? क्लियर है? तो पहला हिसाब है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, क्या कहा है देखो, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 9 के पहला कह रहा है ए बिट्स बी, ए बी को हराता है इन एग्जैक्टली 3 गेम्स आउट ऑफ 4, 4 में से एग्जैक्टली 3 गेम में हरा दे ए बी को, तो जाएगा 4C3 P के पावर 3 और Q के पावर 4 में से 3 गया तो 1, क्योंकि दोनों सेम इसलिए P को डायरेक्ट लिख दिया है। बात समझ में आया? 4C3 P के पावर 3 और Q के पावर 1, यहां सक्सेस, एक्चुअली सक्सेस होता ए को जीतना है। क्लियर है? तो 4 में से 3 गेम में हरा तो 4C3, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम इसलिए PQ में से कुछ भी लिख देंगे तो यहां कोई दिक्कत नहीं होगा, इसलिए लिख दिया है। तो 4C3 P पावर 3 Q के पावर 1 ले लेना। दूसरा ले लेना रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू क्या बोल रहा है? दूसरा कह रहा है ए बिट्स बी इन एग्जैक्टली 5 गेम्स आउट ऑफ 5 गेम्स आउट ऑफ 8, 8 में से 5, तो 8C5 1/2 के पावर 5 मान ही डाल देते हैं, इंटू 1/2 के पावर 8 में से 5 गया तो 3, यहां भी डायरेक्ट 4C3 1/2 के पावर 3 इंटू 1/2 के पावर 4 में से 3 गया तो 1। अब इसका भी वैल्यू निकालो और इसका भी वैल्यू निकालो, देखो इसमें किसका ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, वही पूछ रहा है कि कौन ज्यादा प्रोबेबल है, या दोनों निकालना, जो ज्यादा रहेगा वही ज्यादा प्रोबेबल है। क्लियर है? तो यहां तक समझने में किसी को दिक्कत? चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब देखो 10वां हिसाब बहुत आसान है, तुम लोग बना लोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम 11वां हिसाब पर चर्चा कर रहे हैं। 11वां का रहा है इफ एन ऑन एवरेज ऑफ 2 ships इन एवरी 10 sinks, करा है कि 10 मतलब इफ ऑन एन एवरेज ऑफ 2 ships इन एवरी 10 sinks, 10 गो जहाज में से 2 गो जहाज डूब जाता है। 10 जहाज चलता है ना, उसमें से 2 गो जहाज क्या होता है, डूब जाता है। तो डूबने का प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगा? 2/10, यानी हो जाएगा 1/5। ये Q हो गया डूबने का प्रोबेबिलिटी। तो सुरक्षित पहुंचने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? P, जिसको सक्सेस बोलेंगे। तो क्या हो जाएगा? 1 - 1/5, यानी हो जाएगा 4/5। क्या ये समझ में आया? करा है कि प्रत्येक 10 जहाज में से, सीट में से 2 जहाज डूब जाता है। तो डूबने को हम क्यों मान ले? फेल करना। तो 2/10, तो 2 × 5 10, तो 1/5 हो गया। तो सुरक्षित सेफली पहुंचने का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? जो P + Q1 होता है, तो 1 - 1/5 तो हो जाएगा 4/5। क्लियर है? अब आओ क्वेश्चन पर क्या करा, कितना में कितना सुरक्षित पहुंचे। करा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 ships एक्सेप्ट टू अराइव एटलीस्ट 3 विल अराइव सेफली। 5 गो शिप चले, उसमें से एटलीस्ट 3 गो सेफली अराइव कर जाए। एटलीस्ट फिर बोल रहा है 3 गो, तो तीनों वाला लेंगे, 4 वाला लेंगे और 5 वाला लेंगे, यानी हमारा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 5 चल रहा है, एटलीस्ट 3 कह रहा है, तो 5C3 P के पावर 3 और Q के पावर 2, 5 में से 3 गया तो 2, प्लस 5C4 P के पावर 4 और Q के पावर 1, 5 में सर गया तो 1, अब प्लस 5C5 P के पावर 5 और Q के पावर 0 हो जाएगा। लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ Q के पावर 0 होगा। पावर 0 होता है तो 1 होता है, इसलिए ये नहीं मैं लिखा हूं। क्लियर है? P और Q तुमको पता है, इसमें P और Q का मान डालो और आंसर निकालो, कैलकुलेशन करो, तो समझ में आ गया होगा। एक्चुअली ये 3 केस क्यों हुआ? क्योंकि कहा था एटलीस्ट 3 सेफली पहुंचे, कम से कम 3, तो तीनों वाला केस लिए हैं, 4 वाला लिए हैं और 5 वाला लिए हैं। 6 वाला तो ले नहीं सकते क्योंकि 5 ही शिप चल रहा है, इसीलिए हम लोग एटलीस्ट मतलब जहां से शुरू होता है वहां से लेकर लास्ट जहां इतना ट्रायल रहता है वहां तक जाते हैं। तो क्लियर हो गया? यहां तक तो समझने में किसी को दिक्कत नहीं। 12वां हिसाब तुम तो समझ चुके हैं, 12वां हिसाब हम लोग बना चुके, बहुत अच्छा आसान है। 13वां भी वही है, ए फेयर क्वांट ऑफ 6 टाइम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग एटलीस्ट 3 हेड, सिंपल हिसाब है, तुम बना सकते हो। 14वां भी बहुत आसान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 15वां भी हिसाब बहुत आसान है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। 15वां करा है, ए डाई इज थ्रोन 5 टाइम्स, एक पासा को 5 बार भाजा जाता है। इफ गेटिंग
जैसे देखो 15वां हिसाब देख लेते हैं। 15th 15वां कह रहा है ए डाई इज थ्रोन 5 टाइम्स, एक पासा को 5 बार वहां जा रहा है, यानी n बराबर हमारा यहाँ 5 हो गया। क्लियर है। इफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज ए सक्सेस, कह रहा है ऑड नंबर आता है तो उसको सक्सेस बोलते हैं। तो पासा पर ऑड नंबर कौन बोलता है? 1 3 5, 3 ऑड नंबर होता है, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 3/6 यानी 1/2। सक्सेस बोलते हैं ऑड नंबर लाने का, तो छकरी पर 1 3 और 5 ये ना ऑड नंबर होता है, तो नंबर ऑफ घटना 3 हो गया, और नंबर ऑफ सैंपल 3/6 3/2। ऑड ना आना फेलियर हो गया, तो 1 - 1/2, तो ये भी हो जाएगा 1/2। टोटल काम कितना बार हो रहा है? 5 बार। और उसमें से कितना बार सक्सेस चाहिए दिया होगा क्वेश्चन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 4 सक्सेसेस, कम से कम 4 सक्सेस आ गए, यानी 4 भी आएगा और एटलीस्ट फिर दे दिया, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 5C4 P के पावर 4 इंटू Q के पावर 1, अब प्लस 5C5 P के पावर 5 और Q के पावर 0, जो 1 हो जाता है, लिखना कोई जरूरी नहीं है। और P और Q को पता है, P भी 1/2 Q भी 1/2, इसमें मान डाल देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। क्लियर है। इसमें 2 केस इसलिए लिए हैं क्योंकि एटलीस्ट 4 सक्सेस बोल रहा था, कम से कम 4, तो चारों वाला लिए हैं और 5 वाला। एग्जैक्टली अगर 4 बोलता तो सिर्फ यही एक केस होता 5C4 वाला। तो यहां तक तो समझने में किसी को दिक्कत नहीं। और एक हिसाब और ज्यादा देखते हैं हम लोग। 16वां कहा है इन फोर थ्रोज विथ ए पेयर ऑफ डाइस, कहा है एक जोड़ा छकरी 4 बार भागा जा रहा है, यानी n बराबर यहां हमारा 4 हो गया। और सैंपल स्पेस तो समझ ही रहे हो, एक जोड़ा छकरी भागा जाएगा तो सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा? 6 × 6 = 36। कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग डबलेट एटलीस्ट ट्वाइस, कम से कम 2 बार डबलेट आते, 4 बार भागे तो 2 बार। डबलेट किसको होता जान रहे हैं? और डबलेट मतलब होता है दोनों पासे पर सेम चीज आना, इससे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, इसी को डबलेट कहा जाता है, दोनों पर सेम चीज आ जाना। तो यहां n बराबर हमारा क्या हो गया? 6। तो प्रोबेबिलिटी इसका क्या है? प्रोबेबिलिटी सक्सेस को हम बोलते हैं, इस घटना का ही प्रोबेबिलिटी को हम P नाम दिए हैं, तो 6/36 यानी हो गया 1/6 हो गया डबलेट आना। डबलेट आने का प्रोबेबिलिटी हो गया 1/6, वही हमारा सक्सेस है, सफलता है। तो डबलेट न आना, तो Q = 1 - 1/6 यानी 5/6। तो डबलेट आने का प्रोबेबिलिटी हो गया 1/6, जो हमारा सक्सेस है, सफलता, उसी को हम कहते हैं। और डबलेट न आना हमारा हो गया 5/6, जिसको हम फेलियर बोलते हैं। काम कितना बार हो रहा है? 4 बार। और उसमें से कितना बार डबलेट चाहिए? उसमें से कह रहा है एटलीस्ट ट्वाइस बार चाहिए, कम से कम 2 बार। तो यहां हमारा प्रोबेबिलिटी हो जाएगा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू कम से कम 2, एटलीस्ट 2। 4 बार काम हो रहा था 4C2 P के पावर 2 इंटू Q के पावर 2, 4 से 2 गया, तो प्लस 4C3 P के पावर 3 इंटू Q के पावर 1, अब प्लस 4C4 P के पावर 4 इंटू Q के पावर 4 में से 4 गया 0, 1 हो जाएगा, इसलिए लिखे नहीं है। और इस प्रकार से P 1/6 है, Q 5/6 में P और Q का मान डालोगे और इसको ऐड कर लोगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, क्योंकि P और Q लोग निकाल के रख दिए हुए हैं। अब यहां भी 3 केस क्यों हुआ? क्योंकि एटलीस्ट 2 बोल रहा था, एग्जैक्टली 2 बोलता तो सिर्फ यही एक केस होता। एटलीस्ट 2 बोला था तो 2 वाला भी लिए, 3 वाला भी लिए और 4 वाला भी लिए। क्लियर है? तो तुम लोग को समझ में आ गया होगा। बहुत सारे प्रॉब्लम बना करके तुमको हम दिखा दिए हैं, जो तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। क्लियर है? अब तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो आज इतना ही रहने दो। इसके अगले क्लास में जो बाकी रह गया, अभी और कुछ क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन है, 5-7 क्वेश्चन जो बाकी है, जो हम लोग अगले क्लास में डिस्कशन करेंगे। इसलिए अगले क्लास में इससे आगे का जो प्रॉब्लम है वो अगला क्लास में होगा, इसलिए अगले क्लास को भी खूब बढ़िया से देखना। इससे क्या होगा, तुम्हारा पूरा एकदम सारा प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा। तो यहां तक समझने में किसी बच्चे को दिक्कत नहीं। सभी बच्चों को बहुत बहुत प्यार और थैंक यू फॉर योर पेशेंस।